हेलो फ्रेंड्स, अंडर 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में भाववाचक संज्ञा जो पार्ट सी में 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है और भाववाचक संज्ञा के आधार पर कर्तृवाचक संज्ञा भी मानी जाती है जो इसका एक विशिष्ट प्रकार है। भाववाचक संज्ञा बहुत ही इजी है, इसके 5 प्रकार है और 5 प्रकार नाम के आधार पर ही आपको मालूम हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसके उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहले उसकी व्याख्या को समझ ले। व्यक्ति जो प्राणी भी हो सकता है और व्यक्ति माने मनुष्य, वस्तु, स्थान या भाव का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उसका नाम सूचित करने वाला, याद रखना, ये इसके आधार पर ही इसके 5 प्रकार बनेंगे: व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ मैंने 4 सेंटेंस लिए हैं, तो आपको 9th में 4 अलग अलग जो सेंटेंस के आधार पर प्रकार है उसके बारे में सीखना है। सबसे पहले हम जो अंडरलाइन किए हुए शब्द और सेंटेंस को समझने का प्रयत्न करेंगे, जो सीधा समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसके प्रकार देखेंगे। फर्स्ट है, अशोक अमिता से पराजित हो गया। अब कौन किससे पराजित हो गया वो नहीं देखना है, सिर्फ अशोक और अमिता किसके नाम है, तो व्यक्ति के, जो मैंने पहले ही जो इसकी डेफिनेशन है उसमें बताया था, व्यक्ति। सेकेंड है, गेहूं और सोने के भाव बढ़ रहे हैं। तो यहाँ गेहूं और सोना क्या है, वस्तु है, तो यहाँ भाव बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ वस्तु का नाम क्या है, तो गेहूं और सोना। तीसरा है, हमने गुजरात के गिरिवन में सिंह देखे। तो यहाँ स्थान की बात की गई है, गुजरात की और गिरिवन की, और क्या देखा, तो सिंह। वहाँ प्राणी शब्द भी, प्राणी का शब्द नाम भी आया है। फोर्थ है, बचपन से ही उसके दिल में बड़ी बड़ी आशाएं थी। तो यहाँ भाव सूचित करता है, बचपन जो एक अवस्था है और दिल में बड़ी बड़ी आशाएं जो एक भाव प्रकट करता है, तो ऐसे नाम को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आगे देखें तो पहले मैंने जैसे समझाया है वही समझ पूरी यहाँ लिखी हुई है, लेकिन फिर भी एक बार समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले वाक्य में अशोक एक राजा जो पुरुष है और अमिता एक राजकुमारी जो स्त्री का नाम है, ये दोनों क्या है, व्यक्ति है। दूसरे वाक्य में गेहूं और सोना 2 अलग अलग द्रव्यों के नाम हैं, तो मैंने बताया था द्रव्य का नाम। तीसरे वाक्य में गुजरात व गिरिवन स्थान विशेष को सूचित करता है, सिंह एक प्राणी का नाम है, यानी कि गुजरात और गिरिवन स्थान विशेष बताता है या सूचित करता है। चौथे वाक्य में बचपन एक अवस्था है, दशा का नाम है, और आशा शब्द से मन का भाव सूचित होता है। अर्थात ये सारे शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था या भाव के नाम है, इसलिए ये सब संज्ञा शब्द है। जो संज्ञा की परिभाषा आपको लिखनी है तो ये आप लिख सकते हैं। तो उसमें किसी न किसी व्यक्ति का नाम आता है, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, अवस्था का, या तो फिर कोई भाव आता है, इसलिए ये सारे शब्द को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ओके, संज्ञाओं के प्रकार हम देखें तो संज्ञाओं के प्रकार में 5 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है, ये 5 वर्ग जो व्यक्ति, जाति, समूह, पदार्थ और भाव के आधार पर निश्चित किए गए हैं। इसका वर्गीकरण इस प्रकार से है, जो 5 इसके संज्ञा के प्रकार है जो भाववाचक संज्ञा ही कही जाएगी। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, और फोर्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, और फिफ्थ है भाववाचक संज्ञा। ये सारे प्रकार और डिटेल आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो फर्स्ट है उसको हम समझेंगे कि किसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। मैंने अलग अलग यहाँ नाम दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको सेंटेंस बनाना है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध कराती है। जैसे राम जो एक व्यक्ति है, जैसे कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। गिल्लू जो प्राणी है कि गिल्लू बहुत दौड़ता है।
अहमदाबाद जो स्थान का निर्देश करता है कि हम अहमदाबाद बहुत बड़ा सिटी है। ये सारे शब्द अपने वर्ग के किसी विशिष्ट नाम को सूचित करते हैं। अहमदाबाद नाम सुनते ही हमारे मन के अंदर उसका चित्र बन जाएगा कि ये बहुत बड़ा सिटी है। राम के बारे में जानेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये एक मर्यादा पुरुषोत्तम और रामायण के हीरो है, यानी कि विशिष्ट व्यक्ति की बात यहाँ की जाती है। वैसे श्री कृष्ण का भी नाम हम ले सकते हैं, बम्बई का ले सकते हैं, कोई फेमस जगह जो बहुत पहचानी जाती है उसका स्थान का नाम भी ले सकते हैं। यहाँ तो जस्ट एग्जाम्पल है। ओके। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी कि यह संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के पूरे वर्ग का बोध कराती है। जैसे जाति तो मनुष्य जाति, स्त्री तो स्त्री की पूरी जाति, लड़का लड़की, गाय नदी, पहाड़, पुस्तक, शहर, गांव आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो सारे मनुष्य जाति की बात हो गई। स्त्री बहुत साहसी या सहनशील होती है या तो सहनशीलता की मूर्ति मानी जाती है, तो एक स्त्री की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारी या तो पूरे जाति की बात की गई है। लड़का तो लड़का और लड़की ये भी कुछ उम्र तक उनकी जाति तय होती है। गाय एक पवित्र प्राणी है या तो गाय को हम माता कहते हैं तो पूरी गाय की जाति। नदी का पानी पवित्र है तो नदी की पूरी जाति, चाहे वो गंगा, यमुना, कोई भी नदी हो उस नदी को हम समाविष्ट कर सकते हैं। पहाड़ तो चाहे गिरनार का हो, पावागढ़ का हो या माउंट एवरेस्ट हो, सब पहाड़ की बात आ जाती है। पुस्तक तो सारे प्रकार की पुस्तक, शहर गांव तो पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके आधार पर आप एक दो सेंटेंस अपनी तरीके से बना सकते हैं। जो आपको नोटबुक में लिखना हो तो इसमें से उदाहरण लेकर एक दो वाक्य आप अपने आप बनाइए और सीखने का प्रयत्न कीजिए। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, यानी इसमें कोई विशिष्ट समूह की बात की जाती है। यह संज्ञा वस्तु, मनुष्य, प्राणी के समूह का बोध कराती है। जैसे ढेर किसी वस्तु का समूह, ढेर यानी बहुत बड़ी चीज़ों का जो समूह होता है उसे हम हिंदी में ढेर कहेंगे। तो यहाँ समूह देखते हैं कि वहाँ कोई चीज़ का ढेर पड़ा हुआ है, ऐसा हम शब्द इस्तेमाल करेंगे जो समूह है। दूसरा हम मनुष्य, तो मनुष्य की भीड़ लगी हुई है, मनुष्य का ढेर कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो अलग अलग जगह पे खड़े हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम? भीड़ में खड़े हैं। चाबी का गुच्छा, तो चाबी को एक कड़ी में लगाया जाता है और बहुत सारी उसमें चाबियां होती है, इसलिए चाबी का क्या कहेंगे हम? गुच्छा। लेकिन वो समूह में आ जाता है इसलिए समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। फोर्थ, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य और पदार्थ दोनों का एक ही में समावेश होता है। यह संज्ञा धातुओं, खाद्य वस्तुओं, पेय पदार्थों यानी पीने लायक जो ड्रिंक के लिए बोले जाते हैं, पानी हो, दूध हो या कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो, या वस्त्राभूषण यानी कि हम अलग अलग वस्त्र के साथ जो आभूषण पहनते हैं उसके पदार्थों का बोध कराती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारी चीज़ें क्या है? धातुएं हैं। गेहूँ, चावल, दूध, तेल, पानी, ये क्या है? तो खाद्य और पेय पदार्थ है, पीने की पदार्थ है और खाद्य चीज़ें हैं। कपास, जूट, रेशम, ये सारे वस्त्र हैं। धोती, साड़ी, कमीज, ये वस्त्राभूषण है कि हमारे वस्त्र के वस्त्र यानी कि हम शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं और वो आभूषण भी लगता है, क्योंकि हमने हर रोज़ जो साड़ी पहनते हैं और कोई दिन अगर जीन्स पहन ली, कोई चेंज पहन लिया तो क्या होगा? वो हमारा आभूषण बन जाएगा। ये शब्द द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार आप बना सकते हैं सेंटेंस कि सोना कीमती धातु है, तांबा कीमती धातु है। दूसरा, गेहूं की हम रोटी बनाते हैं, दूध मैं हर रोज पीता हूँ, तेल तलने के लिए काम आता है, कपास में से वस्त्र बनते हैं और साड़ी पहन के स्त्री अच्छी लगती है। ये सारी सेंटेंस आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं। लास्ट, भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा मन के भावों, प्रसंगों और अवस्थाओं यानी कि दशाओं का बोध कराती है। जैसे सुख, दुख, उत्साह, प्रसन्नता, ये सारे भाव हैं।
कि मैं आज बहुत दुखी हूँ, ये भाव है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता आ रही है क्योंकि मेरा बेटा पढ़ाई में अव्वल आया है, ये भी एक सेंटेंस बन गया जो मन के भाव है। विवाह जन्म मरण प्रसंग है क्योंकि ये तो ईश्वर की देन है, जन्म कब होता है, मरण कब होता है, और विवाह के लिए भी ईश्वर को ही माना जाता है। तो ये सारे हमारे जीवन के प्रसंग हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, ये सारी हमारी अवस्था और दशा जो बीमारी के लिए उपयुक्त है, यानी कि ये भी हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा में ये सारे अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसका सेंटेंस भी बनाया जाता है। लेकिन हम एग्जाम में भाववाचक जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा के शब्द देंगे और शब्द को ही आपको भाववाचक में बदलना होगा। प्रसन्न मैंने शब्द लिखा तो आपको भाववाचक में किस प्रकार से लिखना है? प्रसन्नता। बस ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार के शब्द मैं आपको वर्कशीट में दूंगी। ओके, थैंक यू।